Hello student and everyone, Namaskar. Today we are going to take question and answer the poem Fire and Ice. This poem is composed by American poet Robert Frost. First we take textbooks question and answer. Here is first question. There are many ideas about how the world will end. यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो ये चल रहे हैं कि संसार नष्ट होने वाला है. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपका भी ऐसा मानना है कि संसार नष्ट होने वाला है? हैव एवर थॉट? क्या आपने सोचा है? वाट वुड हैपन? क्या घटित होगा? इफ़ द सन गॉट सो हॉट? अगर हमारा ये सूर्य है वो अधिक गर्म हो जाए तो क्या होगा? दैट इट ब्रस्ट? क्या यह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? और अगर यहाँ पर अधिक ठंड हो जाए तो क्या होगा? फर्स्ट यू टेल मी, क्या ये संसार नष्ट होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है? इस पोएम और इस पोएम की जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके अनुसार तो हम ये मानते हैं कि संसार नष्ट होने वाला है. तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यस आई थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे. हाँ, ये संसार नष्ट होने वाला है. वन ऑफ द आइडियाज इज ग्लोबल वार्मिंग. और इसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो एक ग्लोबल वार्मिंग चल रही है या पृथ्वी पर जो ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से ये संसार नष्ट हो सकता है. इफ़ द सन गेट्स सो हॉट? अगर ये सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, दैट इट ब्रस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एकदम ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा. ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाना. इट विल बर्न एवरीथिंग ऑन द अर्थ. और इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, जल जाएगी. देयर वुड बी नो सन एंड नो वेजिटेशन एंड नो ऑक्सीजन एंड नो लाइफ. यानी एक लाइन के अंदर सब कुछ समझा दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि देयर वुड बी नो सन, या अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? नो वेजिटेशन, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होगी. और अगर वनस्पति नहीं होगी तो नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगी. और ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा जीवन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है. और ऑक्सीजन ही इस धरती पर नहीं होगी तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब बढ़ते हैं आगे दूसरे तथ्य की ओर. और दूसरा तथ्य क्या है? ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ़ इट ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, और यहाँ अधिक ठंड हो गई तो क्या होगा? इट विल फ्रीज एवरीथिंग. यहाँ पर सब चीज़ें क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी. एंड द वर्ल्ड विल पेरिस, और ये संसार है जो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. द लाइफ ऑन द अर्थ वुड एंड, और यहाँ धरती पर जो भी जीवन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, द एंड. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्रॉस्ट, या फ्रॉस्ट कवि का नाम है. व्हाट डू फायर एंड आइस, या फायर और आइस एक कविता का शीर्षक है, टाइटल है. स्टैंड फॉर, ये किसके प्रतीक है? हेयर आर सम आइडियाज़. आपको कुछ आइडिया है? हम कुछ आइडिया यहाँ पर्सन के अंदर दे रहे हैं. जैसे कुछ शब्द आपके सामने आने वाले हैं, जैसे ग्रीड. हम हिंदी के अंदर भी मीन लिखेंगे क्योंकि काफ़ी हमारे जो यूज़र हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए हम यहाँ हिंदी के अंदर भी वर्ड्स लिखने वाले हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए. और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एवरेज. इसका अर्थ होता है धन लोलुप या धन का लालच. नेक्स्ट शब्द है क्रूरल्टी, और इस क्रूरल्टी का अर्थ होता है निर्दयता. क्रूर व्यक्ति होता है ना, उसको क्रूरल्टी बोलते हैं. और नेक्स्ट शब्द है लास्ट. इसका अर्थ होता है वासना, या जो हवस का पुजारी होता है उसको लास्ट, LUST, लास्ट बोलते हैं. इसका जो उच्चारण है वो लास्ट बोला जाता है, न कि लुस्ट वगैरह या कुछ और बोल लेते हैं आप, वो नहीं होगा, लास्ट ऐसे बोलना है. कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अंतर्द्वंद. अगला जो शब्द है फ्योरी. क्या बोलोगे इसको? फ्योरी, जिसका अर्थ होता है क्रोध. आदमी को गुस्सा आ जाता है ना, फ्योरी, है ना. और जो नेक्स्ट शब्द है इंटॉलरेंस, असहनशीलता, जिसको सहन शक्ति खत्म हो जाती है, सहन शक्ति नहीं होती, उसको इंटॉलरेंस बोलते हैं. और नेक्स्ट शब्द है रेजिडिटी. रेजिडिटी का अर्थ होता है कठोरता. क्या बोलोगे इसको आप? रेजिडिटी. नेक्स्ट शब्द आएगा इनसेंसिटिविटी. इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनहीन, जिसके अंदर किसी प्रकार की संवेदना न हो. नेक्स्ट शब्द आया है कोल्डनेस.
कोल्डनेस का मतलब होता है रूखापन, यानी रूखा व्यवहार करता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं। और इनडिफरेंस, इसको बोलेंगे उदासीन, किसी प्रकार के कोई भाव नहीं रखता हो। और अंतिम जो शब्द है हाइटर्ड, हाइटर्ड का मतलब होता है घृणा। अब इन शब्दों के आधार पर जो इस पोएम का जो टाइटल है फायर एंड आइस, अब फायर के सिंबल हैं वो बताएंगे, फिर जो आइस है उसके हम सिंबल बताएंगे। सबसे पहले हम फायर ले लेते हैं, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लेके आएंगे फॉर फ्रॉस्ट, यानी जो कवि फ्रॉस्ट है उसके अनुसार फायर स्टैंड फॉर, यानी फायर का जो प्रतीक है वो ग्रीड, एवरेज, लास्ट, etc। ये जो शब्द हैं ये किसके प्रतीक हैं? फायर के। और क्यों है इसका भी कारण बताया। द मोर वी ट्राइज टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। हम जितनी हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा, हमारी कामना को हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, उतनी ये क्या करती है? ग्रो होती है, बढ़ती है। अब हम आइस के प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं। फॉर फ्रॉस्ट, यानी फ्रॉस्ट के अनुसार आइस स्टैंड फॉर इनसेंसिटिविटी, हाइटर्ड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, इंटॉलरेंस, रेजिडिटी, क्रुएल्टी, कॉन्फ्लिक्ट, फ्योरी। इस पोएम के अंदर जो आइस है उसका जो स्टैंड फॉर है, यानी जो प्रतीक है वो सेंसिटिविटी है, और हाइटर्ड है, कोल्डनेस यानी रूखापन है, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, रेजिडिटी और क्रुएल्टी यानी निर्दयता, कॉन्फ्लिक्ट, फ्योरी। इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जो ये बताया है। 10 फायर एंड आइस बोथ ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, इस प्रकार आग और बर्फ दोनों ही विनाश लेकर आने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से लिया गया है, व्हाट इज द रैम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। कविता के अंदर जो तुकबंदी होती है, तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, कविता के अंदर जो तुकबंदी है वो क्या है, और हाउ डज इट हेल्प ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन पोएम, और कविता में ये विरोधी विचारों को प्रकट करने में किस प्रकार मदद करती है वो बताना है। तो हम सबसे पहले इस कविता के अंदर कौन कौन से रैम स्कीम आए हैं तो वो बताएंगे। द रैम स्कीम ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट स्टैंजा इज ABAA, अर्थात कविता में जो तुक योजना है वो ABAA, यानी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो तुकबंदी है वो ABAA है, एंड इन सेकेंड स्टैंजा इट इज़ ABABA। इस प्रकार से ये तुकबंदी इसमें रैम स्कीम है। ये तुकबंदी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रही है? द वोल पोएम प्रेजेंट टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। इस पोएम के अंदर दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट आइडिया है जो प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो आइडियाज़ है वो है फायर, और सेकंड जो आइडियाज़ है वो है आइस। तो फायर दैट इज सिंबॉलिकल फॉर ए डिज़ायर, एंड आइस दैट इज सिंबॉलिकल फॉर ए हाइटर्ड, यानी ये घृणा के रूप में एक सिंबल के रूप में आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये AABB क्या है। अब A किस लिए है और B किस लिए है। A का मतलब है कि जो फर्स्ट सिंबल है उसके लिए A, और जो सेकंड सिंबल है उसके लिए B। फर्स्ट सिंबल है फायर और सेकंड सिंबल है आइस। अब आप समझ गए होंगे कि A जो आ रहा है सेंटेंस के अंदर वो किस लिए है, और B जो सिंबल आ रहा है वो किसके लिए है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि लाइन विथ A स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक फायर, एंड विथ B फॉर आइस। दैट्स क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि A और B का क्या चक्कर है। टेक्स्ट बुक के अंतर्गत ये 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन हमने ले लिए। अब इस पोएम के अंतर्गत और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं, बेनिफिटेड हो सकते हैं, तो हम वो भी ले लेते हैं। एडिशनल क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। आपके सामने जो प्रश्न हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके आप आंसर 20 वर्ड्स के अंदर दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के नष्ट होने के बारे में क्या राय है। वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के बारे में 2 ओपिनियन हैं। पहला ओपिनियन है जो फायर, और सेकंड ओपिनियन है आइस।
तो इस प्रकार से आंसर हम देंगे। द टू ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर दैट द वर्ल्ड विल बी एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस, या तो वो आग या तृष्णा से नष्ट हो सकता है, और दूसरा आइस जो घृणा का प्रतीक है उससे ये संसार नष्ट होने वाला है। फायर इज डिजायर एंड आइस इज हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द व्यूज ऑफ द पोइट अबाउट डिजायर, यानी कवि की इच्छा और लोभ के बारे में क्या विचार है। तो कवि का मानना है कि जितना आप डिज़ायर करेंगे, यानी जितनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे, उतनी वो बढ़ती जाएगी। ये हम इसको इस प्रकार से आंसर देंगे इसका। पोइट से कवि कहता है दैट ही हैड नोन ए लॉट अबाउट डिज़ायर। कवि का मानना है या कवि कहता है कि उसने इच्छाओं के बारे में बहुत अधिक जाना है, बहुत अधिक ज्ञान रखता है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिज़ायर, ये संसार है वो इच्छाओं से भरा पड़ा है। ग्रीड, लालच, लॉस्ट यानी धन लोभ, और एवरियस का मतलब होता है वासना। तो विच आर अनएंडिंग, और इसका कभी कोई अंत नहीं होने वाला है। अनएंडिंग का मतलब होता है अनंत। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोएम। कविता के अंतर्गत फायर और आइस जो दो वर्ड आए हैं, ये किसके इंडिकेट यानी प्रतीक हैं, ये किसको इंगित करते हैं। कविता का जो टाइटल है और कविता में जो बार बार दो शब्द आ रहे हैं फायर एंड आइस, ये किसको इंगित करते हैं, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द फायर इंडिकेट द अनएंडिंग डिज़ायर ऑफ मैन, यानी आदमी की जो अनंत इच्छाएं हैं उसका ये प्रतीक है। द आइस इंडिकेट हेट्रेड विच स्प्रेड रैपिडली इन मैनकाइंड, और जो बर्फ है वो घृणा की ओर इंगित करती है, जो मानव जाति के अंदर तेजी से फैल रही है, रैपिडली फैल रही है। और मैनकाइंड का मतलब होता है मानव प्रजाति। दीज इंडिकेट टुवर्ड्स द एविल ऑफ सोसाइटी, और ये सब क्या है, समाज की बुराई की तरफ इशारा कर रही है। एविल का मतलब होता है बुराइयाँ, और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। ये समाज में एक तरह से बुराई की ओर इंगित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पोइट अबाउट दिस वर्ल्ड। कवि को इस संसार के बारे में क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है। कवि का मानना है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, वो हमारी बुराइयों का कारण होगी और विश्व का विनाश का कारण बनेगी, और जो घृणा है मानव जीवन में वो आपस में दुश्मनी यानी एनिमी को विकसित करेगी, बढ़ावा देगी। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पोइट हैज एक्सपीरियंस दैट द डिज़ायर विल बी द कॉजेज ऑफ एविल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, हेटेड डेवलप एनमिटी among humans. Next question, what is the central idea of the poem? कविता का जो केंद्रीय भाव है, मूल भाव है, वो क्या है, वो हमें बताना है। कविता का जो मूल भाव है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो मानव प्राणी है उसके अंदर जो तृष्णा है और घृणा है वो इतनी व्याप्त हो चुकी है कि वो एक दिन संसार को समाप्त कर सकती है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम इज दैट द अनएंडिंग डिजायर एंड हार्टेड among the human being may bring about an end of this world। तो इस प्रकार से ये कुछ पर्सन थे जो हमने इस पोएम से लिए हैं और उसके आंसर अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और हमें ऐसी उम्मीद है और आशा भी रखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।